हेलो एवरीवन। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ थेम पो हार्ट दैट स्किप्स अ बीट के एपिसोड 2 को। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड मिस कर दिया है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एपिसोड की शुरुआत में बाइफर्न कार पार्क करके अपनी कंपनी की तरफ जा रही थी कि तभी उसे पो की कॉल आती है, जहां वो बाइफर्न को एक सिचुएशन देकर कहता है कि अगर दो लोग हैं जिनमें से मिस्टर ए ने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि मैं इस जॉब को कंटिन्यू करूं तो जिस पर्सन को मैं सबसे ज्यादा जानना चाहता हूं वो तुम हो। यहाँ पर पो अपनी बात कर रहा था। वो कहता है कि मिस्टर बी ने बोला कि अगर ये काम के बारे में है तो तुम्हें मुझे जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मिस्टर ए ने बोला अगर ये काम के बारे में ना हो तो आप बताओ क्या मिस्टर बी इस बात को गलत तरीके से तो नहीं लेगा? कहीं वो ये तो नहीं सोचेगा कि मिस्टर ए को उस पर क्रश है? क्योंकि जब मिस्टर ए ने वो बात कही मिस्टर बी बिना कुछ बोले चला गया। बाइफर्न पो से पूछती है पहले ये बताओ तुम मिस्टर ए हो या फिर मिस्टर बी? पो कहता है कि ये सिर्फ एक सिचुएशन है। तो बाइफर्न कहती है इस बात को सुनने के बाद तो मुझे लगा कि मिस्टर ए को मिस्टर बी पर क्रश है। पो कहता है ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि मिस्टर ए ने इस बात को रोमांटिक वे में नहीं बोला है, वो बस मिस्टर बी को कोवर्कर की तरह समझना चाहता है। बाइफर्न बोलती है ठीक है मैंने मान लिया, लेकिन मिस्टर बी यही सोच रहा होगा कि मिस्टर ए उसे लाइक करता है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में पो कंपनी में आ जाता है। थेम वेंडिंग मशीन में से ड्रिंक लेकर वहां से जा रहा था। पो उसे रोककर कहता है कि कल रात। तो थेम बोलता है चिंता मत करो मैं उस बात को किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन पो कहता है कि तुमने मेरी बात को गलत समझ लिया है। थेम कहता है पर तुमने बहुत क्लियर बोला था। पो बोलता है मैंने वो बात रोमांटिक वे में नहीं बोली थी। ये सुनकर थेम शॉक होकर कहता है इसका रोमांटिक बात से क्या लेना देना है? मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैंने तुम्हें गलती से ससैंग समझ लिया था। ये सुनकर पो की जान में जान आती है। तो थेम बोलता है कि कहीं तुम उस बारे में तो बात नहीं कर रहे कि तुम मुझे कोवर्कर से ज्यादा जानना चाहते हो? क्या तुमने वो बात रोमांटिक वे में बोली थी? पो कुछ एक्सप्लेन करता उससे पहले ही मिंग थेम को मेकअप के लिए बुला लेती है। उसके वहां से जाने के बाद पो नोटिस करता है कि थेम अपनी ड्रिंक को वहीं पर भूल गया था। तो पो उस ड्रिंक को पिक कर लेता है। अगले सीन में मिक पो से पूछता है कल तुमने फुटेज ली थी वो कैसी रही? मैं बहुत बिजी था इसलिए मैं तुमसे नहीं पूछ पाया। पो बोलता है कल इतनी सारी चीजें हुई कि मैं अच्छी सी फुटेज फिल्म नहीं कर पाया। मिक पो से कहता है मैंने तुम्हें काम के लिए हायर किया है, अगर तुम अपना काम ठीक से नहीं कर पाए तो क्या तुम जानते हो कि इसकी वजह से मुझे कितना नुकसान होगा? यहाँ सब मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। मिंग और ते भी मिक के लेक्चर को सुनकर अजीब सा फेस बना रहे थे। मिक कहता है हमारे पास टाइम नहीं है। थेम जल्द ही कोरिया जाने वाला है, उसे वहाँ की लैंग्वेज भी सीखनी है और वो मार्स के लास्ट कॉन्सर्ट के एक हफ्ते पहले ही यहाँ वापस आएगा। अगर तुम्हें थेम का इंटरव्यू लेना है तो अभी करो। वो कहता है लेकिन मैं थेम से एक दिन पहले ही मिला हूँ। मिक कहता है थेम वो पर्सन है जो तुम्हें हर टाइप की फुटेज दे देगा जिस टाइप की तुम्हें चाहिए, तुम्हें उसे अच्छे से जानने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ थेम किसी दूसरे सेलिब्रिटी से एड के सिलसिले में बात कर रहा था। वो टेबल पर उसे ड्रिंक को नोटिस करता है जिसे पो ने पिक किया था। वो गुस्से में मिंग और ते से पूछता है इस ड्रिंक को यहाँ पर किसने रखा? ते तुरंत उस ड्रिंक को थेम के हाथ से लेकर सॉरी बोलकर वहाँ से निकल जाता है। पो को ये बात बहुत अजीब लगती है। तभी वहाँ पर दूसरी कंपनी का ओनर एड के बारे में थेम से बात करने आ गया था। सो बेसिकली थेम यहाँ पर उस ओनर की कंपनी के लिए एडवर्टाइजमेंट शूट कर रहा है। अगले सीन में पो उस ड्रिंक को लेकर एक रूम में आ जाता है जहाँ ते और मिंग उन गिफ्ट्स को कलेक्ट कर रहे थे जो आखिरी बार थेम अपने बैंड मेंबर्स को देना चाहता है। मिंग ते से कहती है कि अगर तुमने काम ठीक से नहीं किया तो मैं तुम्हें मिक 2 बुलाऊंगी। ते कहता है मिस मिंग आप चिंता मत करो, मैं आपकी रेपुटेशन को खराब नहीं होने दूंगा। जो बर्थ स्टोन्स थेम अपने बैंड मेंबर्स को देना चाहता है मैं वो लेकर आ गया हूँ। मिंग ते को डांट कर कहती है तुमने गलत स्टोन्स खरीद लिए हैं। ते बोलता है मेरे पास स्टोन्स को चेक करने
करने का टाइम ही नहीं था। वो मिंग को आइडिया देता है क्यों ना हम इन स्टोन्स को लकी स्टोन्स बताकर उन्हें दे दें। मिंग भी अग्री हो जाती है। वो पो को वहाँ देखकर उसे अपने साथ ले जाकर थेम से कहती है कि तुम अपना चिन्ह पो के हाथ पर रखो। थेम बिल्कुल ऐसा ही करता है और मिंग के कहने पर एक प्यारी सी स्माइल करता है। पो तो कुछ सेकंड्स के लिए थेम की आंखों में ही खो गया था। मिंग थेम की एक पिक्चर क्लिक कर लेती है। वो थेम से कहती है कि हमने गलत स्टोन्स खरीद लिए हैं, इसलिए तुम अपने बैंड मेंबर्स को उन्हें ये बोलकर दे देना कि वो लकी स्टोन्स हैं। थेम भी अग्री हो जाता है। इसके बाद मिंग उस पिक्चर को एक जगह पर टांग कर अपने काम में बिजी हो जाती है। वो उस पिक्चर को बड़े ध्यान से देख रहा था। इंटरव्यू के लिए सब कुछ रेडी था। थेम भी उस रूम में पहुंच जाता है। वो काफी समय तक और बैंड मेंबर्स का वेट करते हैं, लेकिन कोई भी इंटरव्यू के लिए नहीं आता। मिंग और ते उन्हें कॉल भी करते हैं, लेकिन कोई भी मेंबर कॉल पिक नहीं करता। थेम को ये बात बहुत बुरी लगती है क्योंकि वो अपने बैंड मेंबर्स को कोरिया जाने से पहले आखिरी बार गिफ्ट्स देना चाहता था। मिंग और ते सामान लेकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ वो बाइफर्न को कॉल करके मार्स के मेंबर्स के बारे में पूछता है, जहां वो बताती है कि मार्स ग्रुप का मेंबर जुन जब भी किसी नई जगह पर स्टे करता है उसे नींद नहीं आती है। वो बहुत परेशान रहता है। डेलान जब भी किसी काम को करता है तो पेन और पेपर साथ लेकर रखता है, और पेपर की बात करें तो उसे एयरप्लेन में बैठने से डर लगता है। कभी कभी तो वो अपने बैंड मेंबर्स के हैंड्स को भी इस चक्कर में हर्ट कर देता है। और नानो की बात करें तो उसे शूज को कलेक्ट करने का बहुत शौक है। तो अब बताओ, क्या तुम कंफ्यूज तो नहीं हो? वो कहता है कि ग्रुप हाउस क्या होता है। बाइफर्न जोर से पो पर चिल्लाकर कहती है कि तुम्हें इतनी सी बात भी नहीं पता है। ग्रुप हाउस वो होता है जहां मेंबर्स डेब्यू के टाइम से साथ में रहते हैं। तुम डॉक्यूमेंट्री कैसे शूट करोगे, तुम्हें इतनी छोटी सी बात भी नहीं पता है। पो फोन कट करने वाला था तो बाइफर्न बोलती है कि मुझे तुमसे पूछना है कि मिस्टर ए तुम हो तो मिस्टर बी कौन है। पो बिना कुछ बोले ही फोन कट कर देता है तो बाइफर्न खुद ही गैस करने लगती है कि जरूर मिस्टर बी मिक ही होगा। रात को पो मार्स ग्रुप के ग्रुप हाउस पर पहुंच जाता है, जहां उसे बोला गया था कि अब वहां कोई भी नहीं रहता, इसलिए हम तुम्हें की दे रहे हैं। पो बहुत बार बेल रिंग करता है, लेकिन कोई भी डोर ओपन नहीं करता, तो वो खुद ही घर में एंटर करता है। उसे बोला गया था कि जब तुम घर के अंदर चले जाओ तब ओल्ड प्लानर को सर्च करना। उसमें मेंबर्स ने एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स को लिखा है। उस प्लानर को रीड करके तुम अपनी डॉक्यूमेंट्री में बहुत कुछ इंक्लूड कर सकते हो। उसे घर में सर्च करते हुए एक डायरी मिलती है जिसमें वो कुछ रीड करता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। सुबह थेम वेंडिंग मशीन में से एक ड्रिंक निकालने की सोच रहा था, लेकिन फिर वो पानी की बोतल लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी पो वहाँ आ जाता है। वो थेम से कहता है कि आज हम कल के इंटरव्यू को कंटिन्यू करेंगे। थेम भी अग्री हो जाता है। इसके बाद इंटरव्यू शुरू होता है, जहाँ पो थेम से बोलता है कि अपने बैंड मेंबर्स के लिए कुछ बोलो। थेम बैंड के सबसे यंगेस्ट मेंबर नानो से शुरुआत करता है। वो बोलता है, नानो तुम हमेशा ही इस तरह से क्यूट रहना और अच्छा अच्छा फूड खाकर जल्दी से बड़े हो जाना। वो पेपर के लिए बोलता है कि तुम म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत सक्सेस कमाओगे। डेलान के लिए बोलता है, तुम्हें हमेशा से सॉन्ग्स लिखना पसंद है तो तुम आगे भी बहुत सारे सॉन्ग्स लिखना। तुमने आज तक जो भी सॉन्ग्स लिखे हैं वो बहुत अमेजिंग थे और मैं श्योर हूँ कि तुम बहुत फेमस प्रोड्यूसर बनोगे। फाइनली वो जुन के लिए कहता है कि तुम हमेशा से ही एक्टिंग करना चाहते थे और तुम्हारा एक्टिंग करियर बहुत चैलेंजिंग रहा है, लेकिन मुझे पता है कि तुम अपना करियर एक्टिंग में बना लोगे। थेम सब कुछ स्क्रिप्ट के अनुसार ही बोल रहा था। तो थेम से पूछता है, क्या कोरिया जाने का फैसला लेना तुम्हारे लिए मुश्किल था? थेम झूठी से स्माइल करके कहता है, हाँ ये मेरे लिए कठिन था, लेकिन मैंने अपने बैंड मेंबर्स से बात करी और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और हम जिस काम से प्यार करते हैं उसके लिए अलग होना इतनी बड़ी बात नहीं है। वो सब बहुत खुश हैं कि मैंने ये फैसला लिया है। उन्हें पहले दिन ही नोटिस कर लिया था कि मार्स ग्रुप के मेंबर्स भी थेम के इस फैसले से खुश नहीं हैं और अभी तक थेम जो भी बोल रहा है वो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बैंड के सारे मेंबर्स ने थेम से बात करना ही बंद कर दिया है। पो ने उस डायरी में रीड किया था जहां एक मेंबर ने लिखा था कि मार्स ग्रुप की शुरुआत एक दूसरे को सपोर्ट करने से हुई थी और अब हम एक दूसरे के भले के लिए ही इस ग्रुप को बाय बोल रहे हैं। प्रेजेंट में पो कैमरा ऑफ करके थेम से कहता है, तुम स्क्रिप्ट
इतने अच्छे से फॉलो कर रहे हो कि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि तुम असल में क्या फील करते हो। थेम कहता है क्या अब तुम मुझे इस बात के लिए परेशान करोगे? इस तरह के काम में हमें अपनी रियल फीलिंग्स को शामिल करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम ये सब करना बंद करोगे? वो कहता है तुम जो भी कर रहे हो वो भी तुम्हारी जॉब का हिस्सा नहीं है। मैं आज सुबह से ही तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ। तुमने सब कुछ फॉलो किया है जो भी कंपनी ने तुम्हें बोला था। उस टाइम पर थेम उस ड्रिंक को वहाँ रखने की बात पर इसलिए गुस्सा कर रहा था क्योंकि वो ड्रिंक किसी दूसरी ब्रांड की थी और वो किसी और ब्रांड के ड्रिंक के लिए एड शूट कर रहा था। जिस कंपनी के लिए थेम एड शूट कर रहा था, अगर उस कंपनी की तरफ से आया हुआ पर्सन उस ड्रिंक को नोटिस कर लेता तो वनर एंटरटेनमेंट को लॉस हो जाता। इसी वजह से थेम जिस ड्रिंक को पीना चाहता था उसने पो को देखने के बाद वो ड्रिंक वहीं पर छोड़ दी थी। प्रेजेंट में पो थेम से कहता है तुम अपने फेयरवेल को अच्छा बनाना चाहते हो लेकिन उन्हें गिफ्ट्स में वो चीजें देकर जिनकी उन्हें जरूरत है तुम उन्हें और हर्ट करोगे। थेम बोलता है लेकिन क्यों? तो पो बोलता है मैं जानता हूँ कि तुमने ये सब बहुत सोच समझ कर बाय करी हैं, लेकिन जब तुम उन्हें ये दोगे तो उन सबको ऐसा लगेगा कि तुम उनकी केयर ही नहीं करते हो। वो ये सोचेंगे कि तुम उन्हें छोड़कर जा रहे हो लेकिन तुम्हें इस बात का कोई भी दुख नहीं है। वो तुम्हारी असली इंटेंशंस को नहीं समझ पाएंगे। ये सुनकर थेम कहता है मैं जाने से पहले उन सब के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो पो कहता है कि कैमरे में देखकर वो बोलो जो तुम बोलना चाहते हो। मैं उस फुटेज को तुम्हारे बैंड मेंबर्स को दिखाऊंगा। मैं ये सब तुम्हें जानने के लिए नहीं कर रहा हूँ बल्कि तुमने कहा था कि तुम उन्हें छोड़कर कोरिया जा रहे हो और तुम्हें इस बात से हर्ट हो रहा है इसलिए कर रहा हूँ। तुम्हारे पास कुछ अच्छा करने के लिए यही आखिरी मौका है। थेम कहता है मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ और जो मैं बोलना चाहता हूँ वो मुझे बोलना चाहिए या नहीं। पो कहता है अगर एंड में सब कुछ ठीक नहीं रहा तो मैं फुटेज डिलीट करके दोबारा से रिकॉर्ड करूंगा। ये आइडिया कैसा रहेगा? कैमरा ऑन होता है। इस बात को सुनकर थेम बहुत ज्यादा इमोशनल होकर रोते हुए सारे मेंबर्स से हर चीज के लिए सॉरी बोलता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। रात को थेम रूफटॉप पर बैठा हुआ था तो पो उसे वही ड्रिंक पीने को देता है। थेम कहता है मैं सॉरी के अलावा कुछ नहीं बोल पाया। पो बोलता है तुम जो भी बोलना चाहते हो तुम मुझे बोल सकते हो। मैं उसे कॉपी में लिखकर स्क्रिप्ट बना लूंगा और उसके बाद तुम उसे याद करके बोल देना। थेम बोलता है पो तुम सच में काम को लेकर कितने सीरियस हो? पो बोलता है मेरे लिए मेरी जॉब बहुत जरूरी है क्योंकि एक बार किसी ने मुझे लुक डाउन किया था और बोला था कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। मैं सिर्फ सूट शॉप में पार्ट टाइम जॉब कर सकता हूँ या फिर फैन बेस अकाउंट के लिए ही काम कर सकता हूँ। इसलिए मैं उसे दिखाना चाहता हूँ कि मैं भी सक्सेस अचीव कर सकता हूँ। इस बात को सुनने के बाद थेम पो से कहता है मुझे नहीं लगता जो मैं बोलना चाहता हूँ तुम उसे लिख पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मैं अपने बैंड के मेंबर्स को सॉरी क्यों बोल रहा हूँ। थेम कहानी सुनाना शुरू करता है और ये स्टोरी पास्ट में जाती है जहाँ प्रेमिका थेम से बोल रही थी कि मैं तुम्हें सोलो सिंगल एल्बम दे रही हूँ, इससे मार्स ग्रुप की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। वो थेम को दिखाती है कि उनकी सबसे पहली एल्बम से उन्हें लॉस हुआ है और अगर यही चलता रहा तो मार्स ग्रुप को डिसबैंड करना पड़ेगा। थेम को ऐसा लगा था कि अगर वो सोलो एल्बम रिलीज करेगा तो मार्स ग्रुप की सिचुएशन ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रेमिका ने मार्स ग्रुप को डिसबैंड करने का डिसाइड कर लिया था। थेम प्रेमिका पर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन प्रेमिका कहती है कि हमें इस ग्रुप को कंटिन्यू करने से भी अच्छा ऑफर मिला है, जहां वो थेम को एक बिजनेस कार्ड देकर कहती है कि एक कोरियन एजेंसी चाहती है कि तुम उनके लिए काम करो। थेम सीधे मना कर देता है और कहता है कि मैं सिर्फ अपने बैंड के मेंबर्स के साथ ही ये काम करना चाहता हूँ। अब प्रेमिका अपनी चाल चलती है। वो बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम ये सब मार्स ग्रुप के लिए कर रहे हो, लेकिन तुम इस ग्रुप के लीडर हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम जानो कि मार्स अब वो ग्रुप नहीं है जो पहले हुआ करता था। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ये सब करने से तुम इस ग्रुप का भला कर रहे हो? मैं ये सब इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम कोरिया चले जाओ, बल्कि मैं इसलिए बोल रही हूँ कि तुम खुद जाकर चेक करो। थेम भागते हुए ग्रुप हाउस में जाकर हर मेंबर के रूम को चेक करता है जहाँ प्रेमिका ने बोला था जुन एक एक्टर बनना चाहता है लेकिन वो कोई कॉन्ट्रैक्ट
साइन नहीं कर सकता क्योंकि अभी वो मार्स ग्रुप से बंधा हुआ है। नानो अपनी स्टडीज पूरी करना चाहता है। पेपर हमेशा म्यूजिक बनाने में बिजी रहता है और डिलान को पॉप म्यूजिक पसंद नहीं है जो मार्स ग्रुप प्रोड्यूस करता है, लेकिन फिर भी वो इस बैंड में है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जानो ये सब करके तुम अपने बैंड मेंबर्स को खुश कर रहे हो या फिर टॉर्चर। प्रेजेंट में थेम पो से कहता है, मैं अपने बैंड मेंबर्स से सॉरी बोलता हूँ कि उन्हें मेरी वजह से इतने समय तक मार्स ग्रुप में रहना पड़ा, बल्कि रियलिटी में वो मार्स ग्रुप के अंडर काम नहीं करना चाहते थे और उसके बाद उस ग्रुप हाउस में कोई भी दोबारा रहने के लिए वापस नहीं आया। इसलिए मुझे एक बेकार लीडर होने के लिए माफ कर देना। अगले सीन में पो थेम को उसी सूट शॉप में ले आता है जहाँ वो पार्ट टाइम जॉब किया करता था। अंकल पो से कहते हैं कि तुम शॉप को साफ कर देना, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। पो थेम से बोलता है, सॉरी मैं तुम्हें इंटरव्यू को कंटिन्यू करने के लिए यहाँ ले आया। थेम कहता है, कोई बात नहीं, कंपनी ने बोला कि कोरिया जाने से पहले मैं अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूं, लेकिन मेरे पेरेंट्स फ्री नहीं हैं। वो थेम को पानी की बोतल देता है तो थेम कहता है, किसने बोला तुम्हारी सूट शॉप की जॉब अच्छी नहीं थी, मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी। वो बोलता है, ये बात मेरे एक्स ने बोली थी। थेम पो को कंफर्ट देने के लिए कहता है, मैं बता सकता हूँ कि तुम किस टाइप के पर्सन हो, तुम अपने काम के लिए बहुत डेडिकेटेड हो। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम इस डॉक्यूमेंट्री को शूट करने के लिए इतनी मेहनत नहीं करते। वो बोलता है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, मेरे साथ कोऑपरेट करने के लिए थैंक्स। थेम पो से कहता है, क्या अब तुम मुझे अच्छे से समझ पाए? पो इस बात को सुनकर थोड़ा नर्वस होकर कहता है, हाँ, लेकिन अब हमें इंटरव्यू पूरा कर लेना चाहिए। वैसे जब मैंने लास्ट बार ग्रुप हाउस विजिट किया था, वहाँ रखा हुआ ऑरेंज ट्री अभी डेड नहीं हुआ है, उसमें फ्रूट्स आ रहे हैं और हाउस भी बहुत क्लीन था। मिक तो ये काम नहीं कर सकता है, इसलिए अभी भी कोई मेंबर हाउस में आता रहता है और मुझे नहीं पता कि मुझे ये बोलने का राइट है या नहीं, लेकिन तुम एक अच्छे लीडर हो। कम से कम तुम्हारे पास दूसरों को बेनिफिट देने का गोल था। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, लेकिन ये रिग्रेट की बात है कि तुमने उनकी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोरिया जाने का फैसला लिया, बल्कि तुम्हें अपनी गलती को फिक्स करना चाहिए था। थेम पो के फिक्स किए हुए सूट की तरफ देखता है। इसके बाद वो काफी टाइम बाद ग्रुप हाउस विजिट करता है, जहां वो उसी ऑरेंज ट्री की तरफ देखकर एक पास्ट के मूवमेंट को याद करता है, जहां वो सब बात कर रहे थे कि किस कंट्री ने बोला कि अगर हम अपनी विशेष को लिखकर ऑरेंज ट्री पर हैंग कर देंगे तो वो पूरी हो जाएंगी। तो नानो बोलता है कि ये थाईलैंड में ही माना जाता है। वो सब अपनी अपनी विशेष को लिखकर उस ट्री पर हैंग कर देते हैं, जहाँ नानो थेम से भी ये करने के लिए बोलता है। प्रेजेंट में इस बात को याद करके थेम अपनी लिखी हुई विश को देखता है, जिसमें उसने लिखा था, मैं मार्स ग्रुप के हर मेंबर की विश को पूरी करूंगा। अगले सीन में प्रेमिका मिक से पूछती है, तुमने थेम को पिक करने के लिए वैन भेजी है राइट? मिक बोलता है, हाँ। इधर पो सैंडविचेस लेकर सूट शॉप में आता है। इस बार भी स्टॉल ओनर ने उसके लिए 2 सैंडविचेस पैक कर दिए थे। शॉप में अंकल पो से कहते हैं कि स्टॉल ओनर को कब पता चलेगा कि अब तुम सिंगल हो। वो कहता है कि क्या ये बात बुरी नहीं थी कि मैंने 2 सैंडविचेस पर अपने पैसे स्पेंड कर दिए, कि आपने मुझे दोबारा से याद दिलवा दिया कि मैं सिंगल हूँ। अंकल हंसते हुए बोलते हैं कि तुम उसे बता क्यों नहीं देते कि तुम्हारा पार्टनर टपक गया है। वो इस बात को सुनकर हंस रहा था कि तभी उसे बाय फंड की कॉल आती है। वो उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि एलुमनी गैदरिंग 9 बजे है। बाय फंड कहती है कि मैंने तुम्हें इस बात के लिए कॉल नहीं किया है, मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि मिस्टर बी कौन है। वो कहता है वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी। तो बाय फंड बोलती है कि मैं ये मान ही नहीं सकती, मुझे पता है कि अब तुम्हें सैंडविच शेयर करने के लिए एक नया पर्सन मिल गया है। वो ये बोलकर फोन कट कर देता है कि मेरी दूसरी सैंडविच ऐसे ही रखी हुई है, मैं उसे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। फोन कट करने के बाद वो उस सैंडविच को फेंकने जा रहा था कि तभी शॉप में थेम की एंट्री होती है। थेम को वहाँ देखकर पो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारी कोरिया की ट्रिप का क्या हुआ? इधर कंपनी में कार पहुँच चुकी थी, जहाँ प्रेमिका और मिक को उस कार में थेम नहीं मिलता। मिक ड्राइवर से थेम के बारे में पूछता है। इधर थेम पो से बोलता है कि मुझे मेरा जवाब मिल गया है, मैं क्या फील करता हूँ मैं हर मेंबर को खुद बताना चाहता हूँ। वो बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हारी कोरिया की ट्रिप का क्या? थेम कहता है, अब मैं कोरिया नहीं जाने वाला हूँ। ग्रुप हाउस में अभी भी
कोई विजिट करता है। मैं गलत था जो मुझे ऐसा लगा कि मार्स ग्रुप अब डेड हो गया है, लेकिन असल में वो रीबर्थ होने का वेट कर रहा था। जैसा तुमने बोला, मुझे उसे फिक्स करना होगा। क्या तुम हमारे ग्रुप को रीयूनाइट करने में मेरी मदद करोगे? पोको तो ये सब सुनकर शॉक लग गया था। थेम कहता है कि तुम इस सैंडविच को फेंकने जा रहे थे। अगर तुम मुझे ये सैंडविच दे दोगे तो मैं तुम्हारा आंसर हाँ मान लूंगा, और अगर नहीं तो ना। वो काफी सोचने के बाद स्माइल करते हुए थेम को वो सैंडविच दे देता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।